तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में खास बात यह है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 6 to 12 के वैसे प्रश्न हैं जो प्राइमरी यानी कि क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 में निश्चित तौर पे पूछने वाले हैं। सबसे पहले आप जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उस प्रश्नों को देखें, क्योंकि आपको देखते ही पता चलेगा कि इसमें से निश्चित ही 5 से 7 प्रश्न टेकअप करने वाले हैं। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा इसी टाइप के प्रश्न पूछने वाला है परीक्षा में, क्योंकि आप लोगों ने पिछली पैटर्न को अगर देखा होगा तो आप निश्चित ही अनुमान लगा पाएंगे कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के ऐसे ही प्रश्न करने वाले हैं जो परीक्षा उपयोगी है और निश्चित ही परीक्षा में आपको 5 से 7 नंबर दे के जाने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे, इस टाइप्स के और भी वीडियो आपको देखने हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों को जो परीक्षार्थी हैं बीपीएससी टीआरई के, ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटेड सारे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल भी आपके एक शिक्षक साथी का ही चैनल है। तो चलिए जानते हैं प्रश्न संख्या 1 के बारे में। यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न संख्या 1 दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार की भी जो है और तथा उसका उपचार भी करता है। कर्क रोग उत्पन्न भी करता है तथा उसका उपचार भी करता है। कौन ऐसा जो है तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर ऑप्शन सही होगा? जी हाँ दोस्तों, क्या वो तंबाकू है, आयनीय विकिरण है, अल्कोहल है और पराबैंगनी किरण है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 की हम बात करें तो प्रश्न संख्या का जो आपको ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। आयनिक विकिरण से दोनों उपचार किए जा सकते हैं। जी हाँ, आयनिक विकिरण ही एक कारक है जो कर्क रोग को उत्पन्न करता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में जैसे कैंसर हो गया, कैंसर सेल डिवीजन का कैंसर जो होता है, या कोई गांठ हो गया, तो उत्पन्न भी यही करता है और नष्ट करने का भी काम यही करता है। जी हाँ, तमाम अनुसंधान से ये स्पष्ट हो चुका है कि इसके माध्यम से एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से अगर लंबे समय तक इसका प्रयोग होता रहा तो समझिए कि फिर से वापस कैंसर हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या वो प्रणाली का कार्य है, प्रणाली का विकास है, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, प्रश्न संख्या जो 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जी हाँ, इसके एवज में अगर बात करें तो ये एक तंत्रिका प्रणाली का भाग होता है और सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करता है और सहज प्रणाली के विकास में स्वपोषी की प्रक्रिया के रूप में भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शरीर के तापमान को कौन नियंत्रण करता है। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर तो आप अवश्य जानते होंगे। अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैलेमस, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेंडुला, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि 3 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और मानव शरीर के तापमान के जो स्थिर बने रहने का कारण क्या होता है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसका काम आपके बॉडी के तापमान का नियंत्रण करना ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखेगा, प्रश्न संख्या 4। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण यानी कि ब्लेंडिंग से और क्रोमोसोम से और जीन के मिश्रण यानी कि शफलिंग से, उपयुक्त में से सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जी हाँ, लैंगिक जनन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर इसमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि जीन के सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग की प्रक्रिया जो होती है, क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा जीन का जो है लैंगिक जनन का अनुवांशिक विचरण इसी से होता है। जी हाँ, अनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन है, इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बताया है? डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया है? आर्थर कोर्नबर्ग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? जी हाँ, प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा आर्थर कोर्नबर्ग जो हैं ये डीएनए के अंतःपात्र को बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिए, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा उपयोगी कंटेंट है और निश्चित तौर से ही अगर आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से आपका कम से कम 5 से 6 नंबर तो कंफर्म आना ही आना है, क्योंकि ऐसे ही सवालों को निकाल कर बनाया गया है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, 14 फरवरी, 14 सितंबर, 14 मई, 14 नवंबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। जी हाँ, इस दिन विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 7 दिख रहा होगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, बताइए कौन होगा? क्या वो विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो प्रश्न संख्या 7 का प्रजनन, सबसे प्रजनन जो जन्मदाता एक तरह से कह सकते हैं, तो वो सबसे जो छोटा जीव है वो कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जो छोटा भी है और स्वयं विकास भी अपना कर लेता है और स्वयं प्रजनन करने में भी समर्थ होता है। इसे लैंगिकता की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न संख्या 8 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? क्या वो लाइकेन है, जीवाणु बैक्टीरिया है, विषाणु वायरस है, क्या वो शैवाल है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा विषाणु वायरस। जी हाँ, विषाणु शब्द का उत्पत्ति सबसे पहले जान लीजिए। विषाणु शब्द जो है एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष, अणु, और ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है और रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड में विषाणु पोषक कोशिकाओं को जो है बाहर न तो कोई जीव पर जैव क्रिया करता है और ना ही इसका द्विगुणन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसने प्रतिरोध के लिए कार्यरत किया? तो क्या
प्रश्न संख्या 9, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? क्या वो डेंगू के लिए, क्या वो पोलियो के लिए, क्या HIV के लिए, क्या फैलेरिया के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा HIV एड्स। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल जो आह्वान नाम से शुरुआत किया गया है, उसकी शुरुआत जो हुई थी 2003 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ? जी हाँ, ये सीधे कह रहा है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट। तो ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन का काम सबसे पहले कहाँ हुआ? प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा यह, जो कि सर्जन थे, उनके द्वारा यह किया गया। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की? क्या फ्लेमिंग, टेनिन, लेम्बन, लिविनहक, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो प्रश्न संख्या जो 11 आपको दिख रहा है, इसका सही आंसर होगा डी, लिविनहक जो है जीवाणु का खोज किए थे। इन्होंने 1676 में ही बताया था कि एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इन्होंने जो बताया था वो जीवाणु का मतलब पहचान करके इस चीज़ को बताया था 1676 में। थोड़ा हम भी पढ़ने मतलब टाइम हो जाता है तो आदमी थोड़ा मिस्टेक मारने लगता है। प्रश्न संख्या 12, कणीय तत्व क्या है? ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मृदु प्रदूषक और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर जो होगा वायु प्रदूषक होगा, क्योंकि वायु में ही कणीय तत्व पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि संवहनी वैस्कुलर, संवहनी एक पौधा है में पानी ऊपर किसके संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? उसके ऊपर जो पानी जाता है, क्या वो फ्लोएम टिश्यू है, पैरेकाइमा टिश्यू है, मेरिस्टेम है और क्या जाइलम टिश्यू है? किसके द्वारा जाता है? पौधे में आमतौर पे आप जानते हैं कि पानी जो है जाइलम के द्वारा जाता है, लेकिन इसमें भी पूछा जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा नया शब्द है तो लोग चक्कर खाते हैं, लेकिन जाइलम टिश्यू से ही किसी भी पौधे में जो है पानी जाता है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14, सेल्सियस स्केल पर मानव के शरीर का तापमान कितना? VBI, ये मानव शरीर के तापमान का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या 31 डिग्री सेल्सियस, 36.9 सेल्सियस और 98.4 सेल्सियस और 31.5 सेल्सियस? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? देखिए कन्फ्यूजन यहाँ यह क्रिएट है कि 30 प्लस वाले दो ऑप्शन हैं, तो थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये जान लीजिए कि कहीं 37 डिग्री सेल्सियस भी देता है, तो उसके आसपास का ऑप्शन अगर देखेंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर होगा। यानी कि जो 2 नंबर पे दिख रहा है ऑप्शन वही सही होगा। हालांकि थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसलिए इसमें सी दिख रहा होगा। तो 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? क्या वो ए ग्रुप का आदमी होगा जो सभी को दे सकता होगा, क्या वो ग्रुप का होगा, AB का होगा और क्या B का होगा? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन है जो सर्वदाता है, सभी को अपना रक्त दे सकता है। तो O ग्रुप वाले जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं, वो सभी को रक्तदान कर सकता है, इसीलिए इसे जो है सर्वदाता कहते हैं। अगर AB की बात करें तो ये सर्वग्राही है, इस सभी का जो है ले सकता है। चलिए 15 की बात करते हैं, 16 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? क्या वो जियोलॉजी, क्या सेरोलॉजी, क्या ओरोलॉजी, क्या ऑस्ट्रियोलॉजी या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो यहाँ पे
जहाँ बात करते हैं अगर जियोलॉजी का, तो इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मतलब पढ़ते हैं। और जो है सेरोलॉजी जो है ये सीरम, रुधिर, खून के जो रुधिर होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में बात करते हैं। और ओरोलॉजी में क्या होता है, पर्वतों के बारे में बात करते हैं। यानी कि ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डियों की पढ़ाई के लिए, इसी के अंतर्गत जो है हड्डियों की पढ़ाई होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 17 आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? कशेरुक रज्जु में, जी हाँ, क्या वो 13, क्या वो 31, क्या वो 33, क्या वो 12? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर कशेरुक रज्जु में तंत्रिकाएं जो पाई जाती हैं वो आपका होता है 31 जोड़ी। जी हाँ, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 के बारे में बात करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? VVI, ये व्यक्तिगत आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसका अनुभव किए हैं, जानते हैं, लेकिन कितने बार दो दांत जो है 2 बार, कितने दांत आपके मुंह में है जो 2 बार होते हैं? क्या वो 4 दांत होते हैं, 12 दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, 28 दांत होते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 20 ऐसे दांत हैं जो आपके जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? क्या वो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 28 जो आप देख रहे हैं ना, ये 29 होगा। क्या वो 29, क्या वो 32, क्या वो 30, क्या वो 34? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आपकी खोपड़ी में कितनी हड्डी है वही बताना है। यहाँ पे कपाल में 8 हड्डी, मुख में जो पाए जाते हैं मुंह में वो 14 हड्डी, कंठिका 1 और कान का 6। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 14 6 20, 8 28 और 1 29, यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? क्या वो खोखली होती है, ठोस होती है, सरंधी होती है, कीलक होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? पहले तो सरंधी होगा ही नहीं, इसको काट दीजिए। अब यहाँ चूज कर सकते हैं, खोखली होती है, ठोस होती है, कीलक होती है, कीलक भी नहीं होगा, कीलनुमा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे मनुष्य की शरीर में जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। और मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, वो जांघ की हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्या वो 100, 200, 300? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर 20 वर्ष की आयु में 200 हड्डियां पाई जाती है, याद रखिएगा। और जब आदमी वयस्क हो जाता है यानी कि 20 प्लस का हो जाता है तब 206 हड्डियां हो जाती है, जो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाता है अक्षीय कंकाल और एक हो जाता है उपांगीय कंकाल। मानव कंकाल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निक्कीटेटिंग पर्दा, कर्णपली करनाम मांसपेशियाँ और सामने वाले चपटे दांत और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा सामने वाले चपटे दांत, जिसको आप कीर्तन कहते हैं, वो जो है अवशेषी अंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ, क्या वो बैक्टीरिया, एंजाइम, डीएनए, इंसुलिन? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है
और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अर्घ और उत्तरम दोनों प्रकार के कार्य को करता है, इसीलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों में उत्प्रेरित होता है। चलिए यहाँ बात करेंगे विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। आखिर वो कौन सा विटामिन है, इसी के बारे में बात किया गया है। क्या वो विटामिन ए है, क्या वो विटामिन बी है, क्या सी है, क्या डी है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 24 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू और जो होता है नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप लोग बताते चलेंगे। जी हाँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम आप लोग बताएंगे क्या होता है। अभी प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, क्या वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, थाइमिक या सिट्रिक या टार्टरिक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होगा 25 का ए यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 26, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है। इंसुलिन अदरक के प्रकंद से, डहलियों की जड़ों से और बालसम के पुष्प से और आलू के कंद से या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर जो हो जाएगा डहलिया की जड़ों से यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा जल, क्योंकि जो 80% सेल जो पाया जाता है वो जल में ही पाया जाता है। इसी के माध्यम से मनुष्य समझिए तो एक बहुत बड़ा लाइफ लाइन है मनुष्य के लिए। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। जी हाँ, क्या वो 20,000, क्या वो 2 लाख, क्या वो 20 लाख या 2 करोड़, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर लगभग माना जाता है, वो मतलब माना तो जाता है 2.3 अरब पूर्व, लेकिन इसमें वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके आसपास का ऑप्शन है, इसलिए हम इसको डी मार सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 का डी सही आंसर हो जाएगा। 29, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है। क्या वो गर्भाशय, अंड ग्रंथि में, अंडावाहिनी, योनि मार्ग और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि निषेचन की प्रक्रिया जो है वो आपका होता है योनि मार्ग में, क्योंकि ये प्रक्रिया होने की बात करता है। अब इसके डीपली आप लोग पढ़ लीजिएगा किताब में, इसका डीप जाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। चलिए प्रश्न संख्या 30, आधुनिक मनुष्य के पूर्वज, मॉडर्न अभी जो हम लोग हैं उनके पूर्वज का नाम पूछ रहा है। क्या वो जावा मनुष्य, क्रोमैगन मनुष्य या निएंडरथाल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा यही पूछ रहा है। क्रोमैगन आधुनिक मानव किससे मिलता जुलता है। यह पाषाण काल के युग के मनुष्यों के साथ बिल्कुल मेल जोल खाता है इसका। तो क्रोमैगन मनुष्य जो है पाषाण काल के मनुष्य है, इसलिए 30 का सही अब जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रश्न कैसा था आपको, तो कैसा फील हुआ वो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।